हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ प्रैक्टिस मैनुअल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं और मैं आपके साथ आईसीएआई के प्रैक्टिस मैनुअल के कंपनी लॉ के क्वेश्चंस अब इन वीडियोस में डिस्कस करूंगा। आईसीएआई के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसके मैं क्वेश्चंस आपके साथ इन वीडियोस में डिस्कस करूंगा। मेरा पर्पस ये है ताकि आपको ये पता लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है और उसका आंसर किस तरीके से करना है। पढ़ाई सब लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा और मुझे उसका आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो इस पूरी वीडियो सीरीज में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में से किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली इन कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कंपनी लॉ में जिन पर हम लोगों को फोकस करना है। तो जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है कंपनी लॉ में, मैं उन्हीं टॉपिक्स की बात इस पूरे वीडियो में करने वाला हूं। और सबसे पहले जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस से शुरू करते हैं और कुछ प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है और आपको अपना आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट, ये जो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन किस बारे में है? व्हाट इज द एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रोल ऑफ द प्रोस्पेक्टस। आप देखिए, सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनिंग एंड रोल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, तो वो प्रोस्पेक्टस का मीनिंग तो लिखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मुझे किस तरीके से आंसर को स्टार्ट करना है। तो देखिए, यहां दो बातें पूछी गई है। एक पूछा गया है मीनिंग बताइए और दूसरा पूछा गया है रोल बताइए। मीनिंग एंड रोल, ये दो बातें पूछी गई हैं और स्टूडेंट्स इसको ऐसे पढ़ते हैं, अच्छा प्रोस्पेक्टस का मीनिंग पूछा गया है। नहीं, मीनिंग नहीं पूछा है, क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई है। एक मीनिंग बताओ और साथ में क्या लिखा हुआ है, एंड उसका रोल भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, जब आप ऐसे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, सबसे पहले आप रेलेवेंट सेक्शन कोट कीजिए। सेक्शन 2 क्लॉज 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है। द टर्म प्रोस्पेक्टस एज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स ए रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड ए शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो सेक्शन 31 में डिफाइंड है। और साथ ही लिखिए नोटिस, एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर, जो क्या कर रहा है, जो पब्लिक से पैसा इनवाइट कर रहा है और जो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने इशू किया हो। ये देखिए, ये एक पूरा का पूरा फर्स्ट पॉइंट इस आंसर का यहां खत्म हुआ है। फर्स्ट पार्ट इस आंसर का यहां खत्म हुआ है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन आपने दी, लेकिन डेफिनेशन दी आपने और साथ ही साथ आपने दो सेक्शंस और लिख दिए, यानी कि पहली 3 लाइंस में अगर आपने 3 सेक्शन लिख दिए तो जरा सोचिए कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर का। उसके बाद जरा ये भी देखिए, उसके बाद इसी लाइन को, ये डेफिनेशन आपने दी, फिर डेफिनेशन को जरा और एक्सप्लेन कीजिए। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए उसके बाद यहाँ सेकंड पैराग्राफ में प्रोस्पेक्टस को क्या कर दिया, प्रोस्पेक्टस को डिफाइन कर दिया, राइट, ओके। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड द कंपनी कम्स इनटू बीइंग, एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और फॉर मेकिंग ए डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर बाय द सब्सक्राइबर। तो हमने यहाँ ये भी बता दिया कि प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। उसके बाद उस प्रोस्पेक्टस के रिस्पॉन्स में जो जवाब देता है उसे हम कहते हैं ऑफर। लेकिन प्रोस्पेक्टस के रिस्पॉन्स में एप्लीकेशन देने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट तो अलॉटमेंट पे बनता है। तो देखिए, पूरा का पूरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। दो चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो ये बताया गया है कि प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है जो एज पर डेफिनेशन है, और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन ही ये होता है, सर मैं आंसर शुरू कहाँ से करूँ, मैं आंसर स्टार्ट कहाँ से करूँ, आप स्टार्ट कीजिए रेलेवेंट सेक्शन से, आप स्टार्ट कीजिए डेफिनेशन से। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगली बात पूछी गई है कि रोल क्या होता है प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस का रोल क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का रोल तो होता है पब्लिक से फंड रेजिंग करना। तो
तो फंड रेजिंग करना प्रोस्पेक्टस का रोल होता है। प्रोस्पेक्टस का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि कंपनी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड हो, क्योंकि उसी के बेसिस पे लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, और अगर उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन होगी, तो लाइबिलिटी किस में आएगी? लाइबिलिटी सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट में आएगी। 34 जिसमें कि क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है एंड 35 जिसमें कि सिविल लाइबिलिटी आती है। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में इतनी सी बात पूछी गई थी, मीनिंग एंड रोल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, और इसमें हमने कितने सेक्शंस कोट किए? दो सेक्शंस ऊपर लगभग 5 सेक्शंस इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में कोट कर दिए। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा सेक्शंस आप लिखने की कोशिश करेंगे आपके आंसर में, उतना ही आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। एक और जो मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स अवॉइड कीजिए। आप अपनी राइटिंग हैबिट्स को बदलिए, और राइटिंग हैबिट्स को बदल के कोशिश कीजिए कि बड़े पैराग्राफ ना हो, पैराग्राफ ब्रीफ हो, और जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स में आंसर कर सकें। अगर पॉइंट में आंसर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट ज़्यादा पैराग्राफ बनाइए, और पैराग्राफ इस तरीके से बनाइए कि हर पैराग्राफ में आप एक किसी क्वेश्चन के ऊपर कंक्लूजन दे रहे हैं। जैसे कि पहले पैराग्राफ में हमने देखा मीनिंग, और दूसरे में हमने क्या लिखा? दूसरे में लिखा रोल। यहाँ आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आंसर बहुत सिस्टमैटिक हो गया और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत कब नहीं पड़ती। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रैक्टिस मैनुअल में, व्हेन प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड। प्रोस्पेक्टस की जरूरत कब नहीं पड़ती? देखिए, प्रोस्पेक्टस की जरूरत तो तब नहीं पड़ती जब कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेजिंग करती है। आपको याद है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी एक बार में 50 एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों से फंड रेजिंग कर सकती है, और जिसमें भी हम QIB को एंड एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो सेक्शन 23 में तो ये लिखा हुआ है। देखिए अगेन आंसर की शुरुआत कहाँ से करी है? सेक्शन से करी है। सेक्शन 23 ने क्या कहा है? कोई भी कंपनी फंड रेजिंग नहीं कर सकती अनलेस वो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। और साथ में क्या लिखा हुआ है? साथ में सेक्शन 25 को भी मेंशन कर दिया गया है। सेक्शन 25 में आपने देखा है ना किस बारे में लिखा हुआ है? सेक्शन 25 कहता है कि अगर कंपनी इंटरमीडिएरी के थ्रू फंड रेजिंग करती है, लेकिन प्रोस्पेक्टस कब रिक्वायर्ड नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 42 किसका है? प्राइवेट प्लेसमेंट। और प्राइवेट प्लेसमेंट में तो कंपनी जो ऑफर देती है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को देती है, इसलिए वहाँ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं होता। क्योंकि प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड तो तब होता है जब कंपनी पब्लिक एट लार्ज से फंड रेजिंग करती है, अदरवाइज प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं होता। ओके, आगे लिखा हुआ है सर अगर कंपनी राइट इशू ला रही है या बोनस इशू ला रही है, तो राइट इशू के केस में और बोनस इशू के केस में प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं होता। बस ये दो सिचुएशंस हैं, ये दो सिचुएशंस हैं जिनमें कि प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट और दूसरा कौन सा? राइट इशू एंड बोनस इशू। तो राइट इशू की यहाँ आपने बात करी, तो राइट इशू के लिए अब यहाँ आप एक और सेक्शन कोट कर सकते थे। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 62 भी आप कोट कर सकते थे, सेक्शन 63 भी आप कोट कर सकते हैं, 42 आपने कोट कर दिया। तो जितने ज़्यादा सेक्शंस आप अगर कोट कर पाएंगे तो आपके मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम उस प्रोविजन को पढ़ रहे हैं तभी हम उस सेक्शन को याद करने की कोशिश करें। ओके, तो ये तो हमने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे इस चैप्टर के। अब मैं आपसे कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चंस आया ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस? Is it necessary to furnish abridged form of prospectus along with the application form of shares? Under what circumstances an abridged prospectus need not accompany the detailed information regarding prospectus along with the application form? इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहला बेनिफिट तो मुझे ये मिला कि ये समझ में आया कि ओके, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर एग्जाम में ना क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, आंसर बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन इतना बड़ा दे देते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया है और आंसर सिर्फ 2 मार्क्स का होता है, तो हमें 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे? ये सोचना पूरी तरीके से गलत है। एग्जाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन उसी हिसाब से डिजाइन किया जाएगा कि उतना कंटेंट आप लिख कर आ सके।
और देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड करूं, इस क्वेश्चन को भी मैं डिवाइड करता हूं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले ये पूछा गया है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इज इट नेसेसरी टू फर्निश्ड एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ शेयर्स। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है। नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस नीड नॉट अकम्पनी, यानी कि कब ये रिक्वायर्ड नहीं होता। तो 3 क्वेश्चंस, 3 बातें पूछी गई है एक ही क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं बोलता हूं एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। ये तो सिर्फ मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए सिर्फ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस पे क्वेश्चन नहीं आया है, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस पे 3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में पूछे हैं और देखिए इसका आंसर भी 3 पार्ट्स में गिवन है। तो आईसीएआई ने जो इसका आंसर दिया है उसे 3 पार्ट्स में दिया है। और मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि ये पैटर्न सीएस के स्टूडेंट्स, सीएस के स्टूडेंट्स, सीएमए के स्टूडेंट्स सब लोग ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द राइट मेथड ऑफ राइटिंग एन आंसर। तो पहला पढ़ते देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है सबसे पहले। अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, बस लिखना शुरू, कहाँ से लिखना शुरू करना है ये सोचा ही नहीं है। जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है उसका आंसर पहले हो। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 1 में एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस डिफाइन है, मींस ए मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सेलिएंट फीचर्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टस, जिसे सेबी क्या कर दे, प्रिस्क्राइब कर दे। अब आप तो जानते ही हैं कि एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 1 और दूसरा है सेक्शन 33। ये 2 सेक्शंस हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के लिए, सेक्शन 2 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 33। सबसे पहले सेक्शन को डिफाइन किया, प्रोविजन को एक्सप्लेन किया, किसमें, 2 क्लॉज 1 में। अब जरा ये, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कब रिक्वायर्ड नहीं होता, राइट। सेक्शन 33 ने क्या कहा है कि कोई भी कंपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म देती है, एप्लीकेशन फॉर्म आप जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही हम कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच्ड होता है। तो जो यहाँ लिखा हुआ है अकम्पेन्ड बाय एन एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस शुड बियर द सेम प्रिंटेड नंबर, अच्छा सेम नंबर होना चाहिए, और इन्वेस्टर में डी अटैच द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म along the perforated line and after he has an opportunity to study the contents of the abridged prospectus। abridged prospectus देने का पर्पस ये होता है ताकि इन्वेस्टर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट द कंपनी। तो कंपनी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए किसको, इन्वेस्टर को, इसीलिए एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू क्या आता है, क्योंकि जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जो DRHP फाइल होता है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो सेबी में फाइल होता है ना, वो तो 500 to 600 पेजेस का होता है, इसलिए कंपनी एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस को लेकर आती है। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू एज द डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस इज वेरी बल्की डॉक्यूमेंट वेर एज द कंटेंट ऑफ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस आर लिमिटेड, राइट। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है, ये सारी बातें लिखी हुई है किसमें, सेक्शन 33 में। तो देखिए सबसे पहले हमने सेक्शन 33 को बताया, उसके बाद हमने सेकंड पैराग्राफ में अपनी एक्सप्लेनेशन दी। अगला क्वेश्चन ये था, थर्ड क्वेश्चन इसी टॉपिक में से था कि कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस है अंडर विच द एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस नीड नॉट टू अकम्पनी द एप्लीकेशन फॉर्म्स। देखिए एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कब कब रिक्वायर नहीं होता। फर्स्ट मैं बोलूंगा अगर कंपनी ने कोई अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किया है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किया है, और दूसरा मैं बोलूंगा जब सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर नहीं करी है तब। तो जब सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर नहीं करी है और जब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किया है तब एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो करते हैं वो तो आप अच्छे से जानते हैं, और हमेशा यही क्वेश्चन, सर मुझे प्रोविजन समझ में तो आ गया लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं लिखना शुरू कहाँ से करूँ, मैं अपना आंसर स्टार्ट कहाँ से करूँ। आप अपना आंसर लिखना वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए कहाँ से, आंसर आप स्टार्ट कीजिए सेक्शन से, रेलेवेंट सेक्शन से, डेफिनेशन से, और लास्ट में आप अपना एक कंक्लूजन दीजिए। पैराग्राफ, अगेन मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने अब तक आंसर्स को लिखना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग।
आपने जो भी प्रोविजन पढ़ा है उसका कोई भी क्वेश्चन लीजिए, आप प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन लीजिए और प्रैक्टिस मैनुअल का लेकर देखिए। सीएस के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ कि सीएस के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, उनके लिए आईसीएसआई कोई किसी भी तरीके का कोई प्रैक्टिस मैनुअल रिलीज नहीं करता। लेकिन क्योंकि सीएस का और सीए का कंपनी लॉ का सिलेबस काफ़ी एक्सटेंड तक सेम है, इसलिए एटलीस्ट सीए आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सीए के स्टूडेंट्स के लिए तो आईसीआई ने इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट कर रखा है। आईसीआई आपको प्रैक्टिस मैनुअल के थ्रू ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन बनता है और उसका आंसर ऐसा है। इसलिए प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक गाइडेंस है हमें, ये हमें गाइड करता है कि देखो आंसर इस तरीके से फ्रेम करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। देखिए अब मैं सोच रहा हूँ कि आपसे मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूँ। देखिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी यहाँ एक क्वेश्चन है। और ये देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। देखिएगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब क्वेश्चन आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का, तो स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि सर आपने जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में हमें पढ़ाया था, या जो हमने पढ़ा था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में, बस हमने उसे इतना पढ़ा है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कि क्वांटम एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड मेंशन नहीं होती। बस इतना लिख के मैं आ जाऊं तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आगे का क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पढ़ा। स्टेट दी सर्कमस्टांसेस अंडर विच such prospectus is required to be filed with the register of companies. What is the requirement relating to the filing of final prospectus in such a case? फाइनल प्रोस्पेक्टस आप जानते ना क्या होता है? जब कंपनी का पब्लिक इशू क्लोज होता है उसके बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस आता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की मैं यहाँ बात करता हूँ। ए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स ए प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड। तो ये बात तो हमने किस में करी? ये तो सेक्शन 32 में इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। एंड सेक्शन 2 क्लॉज 70 में डेफिनेशन किसकी है? प्रोस्पेक्टस की है। तो क्वेश्चन रेड हेरिंग पे पूछा गया है, लेकिन आप साथ साथ में रेड हेरिंग लिखकर प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देखिए और ये बताइए आप कि सेक्शन 2 क्लॉज 70 में जो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है उसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आता है। और देखिए अंडर सेक्शन 32(1) ए पब्लिक कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज में इशू ए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस टू द इशू ऑफ ए प्रोस्पेक्टस। तो हमने ये देखा कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम, इट डज नॉट एब्सॉल्व ए कंपनी फ्रॉम इशूइंग रेगुलर प्रोस्पेक्टस इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी को इसकी फाइलिंग कब करनी होती है ये भी जरा लिख के आइए। 30 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर। 30 डेज पहले इसकी फाइलिंग कंपनी को करनी होती है किसकी? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। अच्छा साथ में ये भी बताइए कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है इसका इस्तेमाल तब होता है जब कंपनी बुक बिल्डिंग के थ्रू फंड रेजिंग करती है, तब कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल करती है। राइट देखिए अब 32 states that upon the closing of the offer of securities, the prospectus stating therein total capital raised by way of debt of share capital closing price of securities are not included in the red herring prospectus shall be filed with the registrar and securities and exchange board। वो इन्फॉर्मेशन जो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं होती वो कंपनी के फाइनल प्रोस्पेक्टस में होती है। वो किस में होती है? कंपनी के फाइनल प्रोस्पेक्टस में, और वो क्लोजिंग के बाद में होती है। On the basis of the offer received, company will finalize the issue price and the issue size and then close the offer. And after the closure of offer of securities, a final prospectus will be prepared stating the total capital raised। और ये इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी? ये इंफॉर्मेशन सेबी को एंड आरओसी को कंपनी क्या करेगी? फाइल करेगी। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को आप देखेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है अबाउट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब स्टूडेंट्स की तरफ से गलती क्या होती है? सिर्फ वो क्या करते हैं, सिर्फ व्हाट दे राइट, अच्छा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज ए प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट कंटेन डिटेल अबाउट द क्वांटम एंड सिक्योरिटीज ऑफर्ड। सिर्फ इतना लिख के मत आइए।
साथ में आप ये भी तो बताइए कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 2 क्लॉज 70 में जो प्रोस्पेक्टस डिफाइंड है उसके अंदर कवर होता है। साथ में आप ये भी बताइए कि कंपनी इसे कब फाइल करती है, इशू ओपनिंग से 30 दिन पहले कंपनी इसकी फाइलिंग करती है। साथ में आप यही बताइए कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद कंपनी फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करती है। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप देंगे तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक वन मोर क्वेश्चन बस, वन लास्ट क्वेश्चन प्रोस्पेक्टस का जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इस पूरी प्रैक्टिस मैनुअल सीरीज में मेरा पूरा का पूरा पर्पस ये रहेगा कि मैं आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एक्सपोजर दे सकूं, ताकि एग्जाम में आपके दिमाग में पहले से ही पिक्चर सेट हो, वो पूरा आंसर फ्रेम हो और आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप खुद प्रैक्टिस मैनुअल को नहीं पढ़ रहे हैं या आपने नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए हैं, आइदर आप सीए के स्टूडेंट्स हैं या आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमें प्रैक्टिस हो जाए अच्छे क्वेश्चंस की। तो अब एक और क्वेश्चन प्रोस्पेक्टस के चैप्टर का ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए कंपनी issued a prospectus. All these statements contained therein were literally true. एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, सारे स्टेटमेंट्स ट्रू थे। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट द कंपनी हैड पेड डिविडेंड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स बट डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द डिविडेंड्स वर नॉट पेड आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट बट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। An allotee of share wants to avoid the contract on the ground that the prospectus was false in material particulars decide. आपको याद होगा, खैर मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये क्वेश्चन में डिस्कस किया है, मैंने बताया भी है कि मिस स्टेटमेंट का ये कौन सा केस था। याद कीजिए ये कौन सा केस है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ज़रूर याद होगा कि ये क्वेश्चन किस बारे में है। और ये क्वेश्चन जानते हैं किस बारे में है? दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। और जब मिस स्टेटमेंट की बात आती है तो सबसे पहले आता है क्रिमिनल लायबिलिटी। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 34। एंड सिविल का कौन सा है? सेक्शन 35। क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटीज ऑफ द गिल्टी पार्टीज। तो अगर मिस स्टेटमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले आपको बताना है कि सेक्शन कौन सा है। सेक्शन 34 एंड 35 है। फिर आपको ये बताना है कि प्रोस्पेक्टस में जितनी भी डिटेल्स हों वो सारी की सारी डिटेल्स सही होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी भी इंफॉर्मेशन का नॉन डिस्क्लोजर हुआ तो उस केस में कंपनी की लायबिलिटी आ सकती है। तो उस केस में कंपनी की लायबिलिटी आती है, देखिए, और कंपनी की लायबिलिटी आएगी 34 एंड 35 में कंपनी के डायरेक्टर्स लायबल होंगे। यहाँ मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, 34 में जो लायबिलिटी दे रखी है, 34 में जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी में जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 447 में गिवन है। तो आप वो जो 10 साल तक की जेल का प्रोविजन है, 6 महीने से लेकर 10 साल तक का, और फ्रॉड में जो अमाउंट इन्वॉल्व था उसका 3 टाइम्स, वो प्रोविजन भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दिस वॉज द केस रैक्स वर्सेज लॉर्ड किलसेंट। यही केस मैंने कई बार स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है। अब देखिए, यहाँ मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 19 भी ऐड कर रहा हूँ। सेक्शन 19 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन तो मिस स्टेटमेंट का था और ये तो प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन था, लेकिन आप बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्यों ले आए? वो इसलिए ले आया क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 19 में लिखा हुआ है कि अगर फ्री कंसेंट के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। तो कंपनी ने अगर प्रोस्पेक्टस से मिस स्टेटमेंट किया तो उसे हम फ्रॉड मान सकते हैं, उसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन भी मान सकते हैं। सेक्शन 34 फ्रॉड के लिए है एंड 35 मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए है। और हम क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। तो देखिए, कंक्लूजन हमेशा लास्ट में देते हैं, यहाँ भी लास्ट में कंक्लूजन दिया है। हेंस इन द गिवन केस द अलॉटी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, रैक्स वर्सेस लॉर्ड किलसेंट। इसी तरीके से आप केस का नाम किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। ये भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, सर हम केस लॉ का नाम कैसे मेंशन करें? तो मैं बोलता हूं कि पहले आप केस का जो कंक्लूजन्स थे, आप कंक्लूजन्स को पहले वाले पैराग्राफ में लिख दीजिए, लास्ट पैराग्राफ में लिख दीजिए, और एंड की लाइन में आप क्या लिख सकते हैं? एंड की लाइन में आप लिख सकते हैं कि ये कौन सा केस था। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
और आपके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं। कंक्लूजन हमेशा एंड में देना है और प्रोविजन कंक्लूजन एंड में देना है और सेक्शन हमेशा फर्स्ट लाइन में बताने की कोशिश करना है। बीच वाले पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, जस्टिफिकेशन देना है और लास्ट में आपको केस लॉ का नाम लिखना है कंक्लूजन के साथ, राइट। और मैक्सिमम पैराग्राफ बनाने हैं। तो ये मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए प्रोस्पेक्टस के। आने वाले वीडियोस में कुछ और चैप्टर्स के भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ इसी तरीके से डिस्कस करूंगा, राइट। सो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू सो मच।